हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज की हमारी है क्लास नंबर 1 और ये है हमारी सिविक्स की क्लास, जिसमें कि हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं यहाँ पर पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। टॉपिक्स को सबसे पहली बात रटने की बजाय आप उसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको चीज़ें अपने आप ही समझ में आने लगेंगी, अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो पावर शेयरिंग, पावर यानी सत्ता, शेयर करना यानी साझेदारी करना। जैसे कि हमने बोला कि इस पर्टिकुलर कंपनी में मेरी भी साझेदारी है, यानी मेरा भी शेयर है, मेरी भी इंपॉर्टेंस है, मेरा भी इस पे हक है। ठीक है, यानी कुछ पावर मेरे पास भी यहाँ पर है। तो समझ रहे हैं ना, पावर शेयरिंग यानी सत्ता में साझेदारी या फिर सत्ता की साझेदारी। अब यहाँ पर हम दो कंट्री है, दो देश हैं, इनके बारे में देखेंगे कि किस तरीके सत्ता की साझेदारी यहाँ पर हुई। बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका। कुछ परिस्थितियों हर देश में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसकी वजह से सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है और उसको जल्दी से ही कोई सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो उस सोल्यूशन को निकालने के लिए एक लोकतांत्रिक जो सरकार है वो किस तरीके से फैसला लेती है। ठीक है, और पावर शेयरिंग यानी सत्ता में साझेदारी की जो डिमांड है वो क्यों उठती है, ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं, और अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो लोकतांत्रिक सरकार सत्ता की साझेदारी कैसे करती है, कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कैसे शक्ति को बांटती है, यही देखेंगे हम। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं चैप्टर। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमको जैसे कि पता ही है, लोकतांत्रिक जो देश होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती है उसकी। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें जो सरकार है उसके प्रमुख अंग होते हैं, जैसे कि होता है व्यवस्थापिका, ठीक है, इसके अलावा होता है न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसके पास सारी पावर है, क्योंकि अगर एक के पास होगी तो वो कैसा बन जाएगा, निरंकुश हो जाएगा और उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। तो इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पर होता है, किस तरीके से होता है, ये देखने की जरूरत है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध भी हम यहाँ पर देखेंगे। जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, यानी एक पूरी कंट्री में जितने भी उस कंट्री के ग्रुप हैं, ठीक है, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी क्लास के हों, ठीक है, उनको हर सभी को सरकार में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले, उनको भागीदारी मिले, तो इसे ही क्या कहा जाता है, सत्ता की साझेदारी। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, सत्ता की साझेदारी। अब यहाँ पर हम डिफरेंट एस्पेक्ट में इसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं युक्ति परक तर्क, यानी एक ऐसा तर्क जिसमें हानि लाभ दोनों को ही देखा जाता है। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, जब भी कोई फैसला लिया जाता है किसी सरकार द्वारा, किसी कंट्री द्वारा, उसके नेताओं मंत्रियों द्वारा, तो उस कंडीशन की हानि और लाभ दोनों ही पहले कंसिडर कर ली जाती है कि इस सिचुएशन में अगर हम ये काम करेंगे तो उसमें हानि ज्यादा है या फिर लाभ ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, लाभ वाली सिचुएशन को ही आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो युक्तिपरक तर्क होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाभ हानि को ठीक से देख लेना। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव का अंदेशा इससे कम हो जाता है और राजनीतिक व्यवस्था में क्या आता है, स्थायित्व आता है, यानी स्टेबिलिटी आती है। जैसे क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास फिर बनता है। अगर हम बात करें दूसरे तरीके के तर्क की, यह है आपका नैतिक तर्क। युक्तिपरक तर्क जहां पर होगा वहां पर नैतिक तर्क का अभाव अपने आप ही हो जाएगा, यानी वो अपने आप ही कम हो जाएगा। नैतिकता या फिर अंतर्भूत महत्व पर आधारित है। इसमें सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्या कहा गया है, लोकतंत्र की आत्मा। लोगों की भागीदारी इसमें आवश्यक है और लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से क्या करते हैं, शासन में जुड़ जाते हैं। लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए और प्रशासन की शासन, और ये देखा जाए कि शासन किस तरीके से होगा, ये भी उनसे पूछा जाए। तो जहां पर पार्टिसिपेशन हो गया, लोगों को पार्टिसिपेट करने का राइट हो गया, तो इसका मतलब उन्होंने भागीदारी उसमें अपनी दिखा दी है। तो सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है, यानी ऐसी क्या चीजें होती हैं जिससे पावर को शेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो समाज में शांति बनाए रखने के लिए और प्रेम भाव बनाए रखने के लिए बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। देखिए, बहुसंख्यक एक जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, बहुसंख्यक
जैसे कि शब्द ही बता रहा है, यानी ज्यादा संख्या वाला, ज्यादा संख्या वाला, यानी बहुसंख्यक वर्ग, एक वर्ग, एक ग्रुप जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी आबादी कंट्री में बहुत ज्यादा है, वो क्या करता है मोस्टली, वो अपने जो फैसले हैं वो अपने हिसाब से लेता है फैसले, और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उस पर कम ध्यान दिया जाता है, या उसके जो अधिकार है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, पार्टिसिपेशन करने की जो एबिलिटी है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। तो क्या देखा गया है कि जो बहुसंख्यक वर्ग होता है किसी कंट्री का, वो अल्पसंख्यक वर्ग से उसके अधिकार को कुछ ना कुछ हद तक छीन लेता है। तो ये जो अधिकारों के बीच की लड़ाई होती है ना, यही तो आगे बड़ा ही एक कह सकते हैं कि युद्ध का माहौल बना देती है। तो समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी सभी का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। देखिए लोग बाग क्या चाहते हैं, अधिकार, और मेनली जैसे कि आपको पता ही है ना, राइट टू वोट। तो राइट टू वोट के लिए तो बहुत ज्यादा पुराने टाइम से ही लड़ाइयाँ चली आ रही हैं। पहले ये उन लोगों को दिया गया था राइट टू वोट जिनके पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जब शुरू शुरू की बात थी, बिल्कुल यूरोप की बात हो रही है, कि जिनके पास प्रॉपर्टी थी उनको राइट दिया गया। उसके बाद फिर उन लोग, फिर जो जेंट्स हैं या फिर कह सकते हैं मेल है वोटर्स, उनको राइट दिया गया। फिर फाइनली बहुत टाइम बाद मजदूर लोगों को या फिर आम जनता को, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, उनको और महिलाओं को ये राइट दिया गया वोट देने का। तो अपने आप में जब वोट के अधिकार से वंचित रखा जाता है किसी को, तो उसके क्या होता है, पार्टिसिपेशन कंट्री में नहीं होता, और फिर वो बिल्कुल अलग थलग ही रहता है, और उसे ऐसा लगता है कि उसका इस देश में है ही क्या। जैसे कि अगर आप घर में हो और कोई फैसला लिया जा रहा है बड़ा, और आपसे कोई चीज नहीं पूछी जा रही हो, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर घर में कोई चीज आ रही है या फिर कोई एक बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है और उसमें आपकी इंपॉर्टेंस भी दिखाई जा रही है, तो आपको अच्छा लगेगा। ये कुछ ऐसा ही है कि देश में इतना बड़ा कोई पद दिया जा रहा है किसी को, तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है, और उन लोगों को भी, सभी लोगों को अधिकार है, हर वर्ग को अधिकार है उस पद पर खड़े रहने का, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण रखना। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम जो एक कंट्री है वो कहाँ की है, यूरोप कॉन्टिनेंट की, जिसकी आबादी हमारे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं उनकी आबादी से भी आधी है, लेकिन इनके समाज की बनावट बहुत ही जटिल है, ठीक है। अगर हम भारत के समाज की बात करें तो भारत जैसे कि कहा जाता है कि डाइवर्सिटी का देश है, ठीक है। अलग अलग स्टेट है यहाँ पर, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, कल्चर है, डांस है, खाना पहनावा, ये सब चीजें अलग है। फिर भी बहुत सारी डिफरेंस होते हुए भी, डाइवर्सिटी होते भी हम यूनिटी के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, एकता के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज ये है, अगर आपको एक साथ रहना है तो एक दूसरे की बातों का क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। अगर आपको सम्मान करना नहीं सिखाया जा रहा है और अपमान करना सिखाया जाता है, तो फिर उस कंट्री का कुछ भी नहीं हो सकता। तो यूरोप की बात हो रही है, ये एक देश के जो नेता होते हैं या एक देश के जो मंत्री होते हैं, वो ही उच्च पदों वाले जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं, ये ही डिसाइड करते हैं कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है। तो जैसे कि पता है बेल्जियम एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी बहुत ही कम है, और यहाँ का जो समाज है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है। इसमें रहने वाले 59% जो लोग हैं वो क्या है, डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। डच भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं, 59%, और 40% है क्या भाषा बोलने वाले लोग, फ्रेंच बोलने वाले, ठीक है। ये कंडीशन दी जा रही है कि सत्ता की जो भागीदारी है वो किस तरीके से कौन सी कंट्री हैंडल करती है। तो 59% डच बोलते हैं लैंग्वेज, और 40% फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। बाकी जो 1% लैंग्वेज है वो क्या है, जर्मन, ठीक है। अब हम अगर एरिया की बात करें तो ये कौन कौन से एरिया है, वेलोन, यहाँ पर है फ्रेंच भाषी लोग, ठीक है, 40% ये रहा, ठीक है, ये है फ्रेंच बोलने वाला। और फ्लेमिश, ये क्या है, फ्लेमिश, इस एरिया का नाम क्या है पूरा, फ्लेमिश। फ्लेमिश में कौन सी भाषा बोली गई है, डच, ठीक है। तो ये कितने परसेंट है, 59%, और फ्रेंच भाषा बोलने वाला है 40%, और जर्मन भाषा बोलने वाले सिर्फ 1% ही लोग हैं। और ये है उनका साइन, ये जो साइड साइड वाली जो लाइंस है यहाँ पर, ये है जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, और ये बीच में है क्या, कैपिटल ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तो है केंद्र की बात, ये तो भी पूरे देश में रहने वालों की बात। अब हम करेंगे
राजधानी की बात, ठीक है, राजधानी। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में 80% जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? फ्रेंच, यानी फ्रेंच भाषा बोलते हैं। जबकि 20% जो लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? डच, ठीक है, डच लैंग्वेज। तो आपको एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करें, पूरे केंद्र में भाषा बोलने वालों की बात करें, तो डच भाषा ज्यादा बोली जा रही है। लेकिन अगर केंद्र की राजधानी की बात करें तो राजधानी में कौन सी भाषा ज्यादा बोली जा रही है? फ्रेंच भाषा, ठीक है। मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ही विपरीत है। और पूरे केंद्र में यानी पूरे देश में देखा जाए तो फ्रेंच बोलने वाले सिर्फ 40% है, और अगर सिर्फ राजधानी में देखा जाए ब्रसेल्स में तो फ्रेंच बोलने वाले 80% लोग हैं। तो बिल्कुल अपोजिट ही सिचुएशन है दोनों जगह पर, राजधानी में और केंद्र में। अल्पसंख्यक जो है वो फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर है। यानी कम कौन से लोग? फ्रेंच भाषी लोग। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं वो कैसे हैं? समृद्ध हैं। अगर एक देश में एक तबका या फिर एक समुदाय बहुत ज्यादा समृद्ध होता है और उसके कंपैरिजन में जो बाकी समुदाय हैं वो डाउन होते हैं और उनको अपलिफ्ट करने के लिए, मतलब उनके लिए कुछ किया भी नहीं जाता, तो फिर बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यही चीज यहाँ पर हुई। जो डच लोग थे, यानी जो डच भाषी लोग थे, डच भाषा बोलने वाले लोग थे, हालांकि उनका नंबर ज्यादा है, 59% है, बट फिर भी क्या है? वो समृद्ध नहीं है। जबकि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं जिनकी संख्या सिर्फ 40% है, वो ज्यादा समृद्ध है, उनके पास ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा ताकतवर है। ये चीज समझ में आई? अब देखते हैं आगे इस चीज से क्या हुआ। जो डच और फ्रेंच लोग हैं, सॉरी, डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले, यहाँ पे हमने ये देखा कि किस आधार पर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है? भाषा के आधार पर। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। हम इनको क्या बोलते हैं? एथनिक ग्रुप बोलते हैं। एथनिक ग्रुप का मतलब है कि एक ही तरीके के कल्चर और एक ही तरीके की भाषा संस्कृति को मानने वाले लोग, ठीक है। तो क्या पसंद करेंगे लोग? एक ही तरीके की संस्कृति वाले लोग एक साथ रहना पसंद करेंगे, है ना। तो वही वाली बात है, डच और फ्रेंच। डच इसलिए नाराज थे क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है पर फिर भी उनको जो फैसिलिटीज है वो उतनी नहीं मिल रही है, वो कम पावरफुल है। और जो फ्रेंच है वो ज्यादा ताकतवर है। तो इस चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष होना फिर शुरू हुआ। अब इस संघर्ष से क्या चीज होनी थी आगे, ये हम यहाँ पर देखते हैं। बेल्जियम की समझदारी की अगर बात करें तो उसमें हम क्या देखेंगे? ये तो हुई बेल्जियम की सिचुएशन। बेल्जियम ने क्या किया कि ऐसे भाषाई विविधताओं को कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़ों का कारण ये चीज बनी। यानी ये जो विविधताएं हैं इनकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े देखने को मिले। किस किस के बीच में? डच और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच में। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले जो डच भाषी लोग हैं उनको इस स्थिति से नाराजगी थी। यानी ये चाहते थे कि हमें जो शिक्षा है और आर्थिक जो विकास है हमारा बहुत लेट हुआ है, लेकिन इसका सारा फायदा कौन से लोग उठा रहे हैं? डच लोग ही उठा रहे हैं। इस चीज को लेके यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। बेल्जियम में टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम। अब बेल्जियम की कंडीशन हमने देख ली है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक पर्टिकुलर भाषा के आधार पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, यानी संघर्ष देखने को मिला। तो अब क्या करना पड़ेगा सरकार को? सरकार को करना पड़ेगा सत्ता का बंटवारा, ताकि सभी लोगों को लगे कि हम सभी क्या हैं? इक्वल हैं, समान हैं, और कोई एक ग्रुप नहीं है जिसका प्रभुत्व है, सभी का ही इक्वल प्रभुत्व है, ठीक है। जो इसका जिस्ट है, या हम कह सकते हैं कि इसको अगर छोटे में बोले तो भाषा के आधार पर लोग परेशान थे। डच भाषी जो लोग थे वो परेशान थे कि हमें उतने हमारे लिए अच्छी चीजें नहीं हो रही है। तो सत्ता की अब यहाँ पर भागीदारी होनी थी, यानी बंटवारा होना था। तो अब क्या किया बेल्जियम गवर्नमेंट ने? ये देखते हैं। केंद्र सरकार ने डच व फ्रेंच भाषी मंत्री हैं उनकी संख्या समान कर दी, यानी इनका प्रतिनिधित्व जो है वो बिल्कुल समान कर दिया। यानी जो इनके मंत्रियों की नेताओं की संख्या होगी केंद्र में वो बिल्कुल इक्वल होगी, चाहे वो चाहे वो डच हो या फिर फ्रेंच हो। फिर बात करते हैं केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों के बीच में क्षेत्रीय सरकार को दी गई, ठीक है। फिर है ब्रुसेल्स में, यानी राजधानी में, बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां अलग सरकार है। इसमें दोनों समुदायों को क्या किया गया है? समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगर थोड़ा डीपली इस चीज को देखें तो हुआ क्या था? केंद्र में कौन इंपॉर्टेंट थे? यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा थे और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कम थे, ठीक है। और अगर हम कैपिटल की बात करें, यहाँ पर
फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा थे और डच भाषा बोलने वाले लोग कम थे। तो यहाँ पर जब केंद्र में ये सब चीजें तैयार हो रही थी तो जो डच भाषी लोग हैं जो संख्या में ज्यादा थे, इन्होंने कोई भी विरोध इस चीज का नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे नागरिक जो थे इन्होंने भी काफी समझदारी दिखाई, सरकार ने जो कदम उठाया उन सबका सहयोग किया। नहीं तो क्या होता है, सरकार कुछ बोलती है और जो नागरिक हैं वो इस चीज को समझ नहीं पाते, या फिर सरकार बिना सोचे समझे कुछ रूल बना देती है और फिर लोगों को उस चीज के लिए झेलना पड़ता है। तो जो डच भाषी लोग थे उन्होंने इसके अगेंस्ट कोई चीज नहीं बोली। जब केंद्र में समान प्रतिनिधित्व की बात हुई कि डच और फ्रेंच एक ही इक्वल रहेंगे, मंत्री दोनों की संख्या इक्वल रहेगी, तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम संख्या में ज्यादा है तो हमें ज्यादा लो और फ्रेंच को कम लो। तो जब ब्रसल्स में ऐसी सरकार बनी तो वहां पे भी जो फ्रेंच भाषी लोग थे, यानी फ्रेंच भाषा को बोलने वाले ज्यादा लोग थे, उन्होंने भी इस चीज का सम्मान किया और उन्होंने भी कोई अड़ंगी बाद में नहीं डाली, यानी उन्होंने भी चुपचाप डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी सरकार का साथ दिया। सामुदायिक सरकार का निर्माण हुआ। सामुदायिक सरकार क्या थी, हमने फर्स्ट लेवल देखा यहाँ पर बेल्जियम में केंद्रीय सरकार का, सेकेंड लेवल देखा यहाँ पर कैपिटल के उस पर, तो कह सकते हैं राज्य सरकार का, और थर्ड लेवल और था, ये था यहाँ पर सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार, ये स्ट्रक्चर हमें देखने में काफी अजीब लग रहा है, वहां के लोगों को भी अजीब लगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर से लोगों को फायदा मिला क्योंकि जो उनकी कॉन्फ्लिक्ट वाली प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो ही गई, पार्टिसिपेशन सभी को इक्वल मिल ही गया, सत्ता की साझेदारी सबकी हो ही गई। इनका चुनाव संबंधित भाषा वाले लोगों द्वारा होगा और इस प्रकार ये जो सरकार है क्या करती थी, सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी इनके पास शक्तियां थी और इनके लिए वोट, चाहे वो जर्मन भाषी हो, चाहे वो फ्रेंच भाषी हो या फिर डच भाषी, सभी इनके लिए वोट करेंगे, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो हमने देखा लोकतांत्रिक रूप इनका किस तरीके से सामने आया और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में ही रखा गया। ठीक है, यानी यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर इन्हीं सब अच्छी चीजों को देखते हुए ब्रुसेल्स में रखा गया। फिलहाल हम बात कर लेते हैं श्रीलंका की। एक बार फिर दोबारा से आएंगे हम टॉपिक पर बेल्जियम के। श्रीलंका जो कि एशिया की एक कंट्री है, ठीक है, और इसकी बात अगर करें तो ये एक द्वीपीय देश है। ठीक है, और ये बहुत ही छोटा है, ये देश बहुत ही छोटा है। और कहाँ है, जैसे कि ये श्रीलंका का मैप है तो बिल्कुल यहाँ से ही इंडिया, यहाँ पर क्या है इंडिया का, तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु से बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए यहाँ से श्रीलंका है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के आसपास है और बहुत ही छोटी सी जगह है। बेल्जियम की तरह ही यहाँ भी बहुत सारे जातीय विवाद हुए, जातीय समूह बने और देश की आबादी का कोई 74%, और आबादी में कौन थे, सबसे पहला जो ग्रुप था वो था सिंघली ग्रुप। सिंघली ग्रुप ये आबादी में लगभग कितने थे, 74%। ठीक है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं श्रीलंका आजाद कब हुआ था, तो ये हुआ था 1948 में, ये फ्री हुआ था, ये भी तो उपनिवेश ही था ना। तो फ्री होने के बाद जो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो नेता हैं, उनमें ज्यादातर लोग जो थे वो सिंघली थे। तो इन्होंने क्या बोला कि हम सिंघली भाषा को प्रमोट करेंगे। सिंघली जो लोग हैं इन्हीं का मतलब ये बहुसंख्यक थे। ठीक है, ये कौन थे सिंघली लोग, बहुसंख्यक। अब 74% इनका है तो ऑब्वियसली बात है ये बहुसंख्यक हुए ना, यानी देश में इनकी संख्या ज्यादा है। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया हर जगह पर। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर किया। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप्स। तो सिंघली ग्रुप था। दूसरी अगर बात करें ग्रुप की तो वो था तमिल ग्रुप। तमिल ग्रुप के लोग थे, यानी कुछ लोग थे तमिल, ये कितने परसेंट थे, 18%। और इन तमिल में भी 2 तरीके के लोग थे, एक तो इंडिया के तमिल लोग और एक थे श्रीलंका के तमिल लोग। ठीक है, 13% श्रीलंका के तमिल लोग, जबकि कोई 18% लोग शामिल थे। इस तरीके से हम कुछ एक आंकड़े देख लेते हैं। इनकी टोटल आबादी कितनी थी, तमिल की 18% ही तो हमने देख ही लिया है। बाकी अन्य भी छोटे छोटे जातीय समूह थे, जैसे कि ईसाई और मुसलमान, ये भी थे। अब जो ईसाई थे वो कितने थे, ये थे 7%। ठीक है,
और जो सिंगली थे या कह सकते हैं कि ये जो ईसाई थे, ये सिंगली और तमिल दोनों ही भाषा बोल लिया करते थे। तो यहाँ पर ग्रुप्स बनने लगे जिसमें सिंगली जो था वो बहुसंख्यक था, यानी ज्यादा नंबर में था, तो इसने अपना पूरे देश में प्रभुत्व जमाना शुरू किया और अपने हिसाब से पॉलिसीज बनानी शुरू करी। अब देख लेते हैं 2012 को अगर हम देखें जनगणना के हिसाब से कहाँ पर श्रीलंका में, तो 12.6% हिंदू, 9.7% मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस है 7.4%, बुद्धिस्ट, हाँ ये जो सिंगली लोग थे, ठीक है, थे क्या है, सिंगली जो लोग हैं इनका जो धर्म है वो क्या है, बुद्धिस्ट, ये बुद्धिस्ट को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। और मुस्लिम्स की 9.7% है। 4 फरवरी 1948 को जो श्रीलंका है इसको आज़ादी मिली थी और कॉन्स्टिट्यूशन इसका बना था 22 मई 1972 में, ठीक है, पूरे तरीके से ये काम करना शुरू किया इसने 7 सितंबर 1978 से। तो जैसे ही देश में सिंघलियों का रूल शुरू हुआ, मतलब जैसे ही स्वतंत्रता मिली तो सिंघली राज शुरू हो गया। इन्होंने सारे के सारे जो भी सरकारी अफसर थे वो सिंघली को बनाना शुरू करा। जितने भी पॉलिसीज थी वो किसके हक में देनी शुरू करी, सिंघलीज के, और एक तरीके से कानून बनाया इन्होंने 1956 में। 1956 में कानून बनाया और इस कानून में क्या कहा गया कि सिर्फ हम बहुसंख्यक जो लोग हैं इनका ही इनके बारे में ही ज्यादा सोचा जाएगा, यानी सिंघली लोगों को एक तरीके से क्या बना दिया, राजभाषा भी सिंघली ही कर दी। तो जो ये वाले लोग हैं तमिल, इनको बिल्कुल ऐसा फील कराया गया कि तुम यहाँ के नहीं हो और तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो तमिल्स की बात ये सब चीजें देखकर परेशान तो होना ही था। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो कलर दिखाई दे रहा है, ये वाला येलो कलर, ये है सिंघली लोगों का, तो कितना ज्यादा नंबर दिखाई दे रहा है ना ये। और श्रीलंकाई तमिल जो है वो है इस डार्क कलर में, और अगर भारत के तमिल की बात करें तो वह ये वाला डार्क कलर कहीं कहीं दिख रहा है ना। अच्छा, भारत वाला ये जो भारतीय जो तमिल है कैसे आए, देखिए जब उपनिवेश काल था ना, जब मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था, तो भारत से भी बहुत सारी फैमिलीज को श्रीलंका ले जाया गया काम करने के लिए। तो ये उन्हीं के ही वंशज थे, या कह सकते हैं कि ये ही वो लोग थे जो कि भारतीय तमिल कहलाए। तो इस तरीके से जो सिंघली थे उन्होंने अपना रूल करना पूरे तरीके से स्टार्ट कर दिया। कोई भी बात ये नहीं मानते थे इनकी, तमिल लोगों की। तो फाइनली भेदभाव का भाव लोगों में पैदा होने लगा। उनको लगने लगा कि हमारे साथ अब भेदभाव हो रहा है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में भी कोई इंपॉर्टेंट रोल इनका नहीं था। कोई नौकरी वगैरह होगी उनमें भी इनका नहीं था। पहले जो नौकरी है वो सिंघली लोगों को मिलती थी और बाद में आता था तमिल लोगों का नंबर। एक तरफ, दूसरी तरफ देखते हैं भाषा को भी राजभाषा किसको घोषित कर दिया, सिंघली भाषा को ही। तो इनकी भाषा को भी प्रमोट करने नहीं दिया। इस वजह से इनके जो रिलेशन थे वो कैसे होने लगे, दोनों ही ग्रुप्स के आपस में एकदम खराब रिलेशन होने लगे। भाई नाराजगी तो थी ही, तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने सोचा कि हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई अपनी आर्मी या फिर अपना कोई एक पार्टी तो बनानी पड़ेगी। और हाँ, धर्म, एक बात होती है कि जो लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक देश है, उसमें धर्मनिरपेक्षता भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो धर्म यहाँ पर इन्होंने बौद्ध धर्म देखा, बौद्ध धर्म को ही इन्होंने संरक्षण देना शुरू करा, ठीक है। तो श्रीलंका में इस तरीके से टकराव की स्थिति धीरे धीरे से बन गई। देश जो है पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक थे, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंघली लोग बहुत संख्या में थे। यदि श्रीलंका में लोग चाहते तो वो भी बेल्जियम की तरह ही अपनी जातीय मसले का कोई भी उचित हल निकाल सकते थे, लेकिन वहां के जो बहुसंख्यक हैं उन्होंने अपने समुदाय को सुपीरियर दिखाया और सरकार ने भी इस चीज को बिल्कुल भी वो नहीं किया। सिंघलियों ने अपने बहुसंख्यवाद को दूसरे के ऊपर थोपना शुरू करा, यानी अपनी पॉलिसीज को तमिल्स के ऊपर थोपना शुरू करा मेनली, जिससे वहां पे गृह युद्ध की स्थिति आ गई। अब जो गृह युद्ध की स्थिति है वो कैसी स्थिति होती है, जब कुछ ग्रुप्स बनते हैं जो सरकार का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री में सरकार का विरोध कुछ ग्रुप्स के द्वारा किया जाता है और फिर इस संबंध में क्या होती है, बहुत हिंसक लड़ाइयां भी देखने को मिलती हैं, ठीक है, हिंसक लड़ाइयां भी देखने को मिलती है। तो यही लगता है, यही कंडीशन होती है जब कहा जाता है कि गृह युद्ध चल रहा है, यानी अपने घर में ही युद्ध चल रहा है, बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, अपने घर में ही जो कंडीशन है वो काफी खराब चल रही है। तो
ये गृह युद्ध की जो कंडीशन होती है इसमें बहुत ज्यादा खराब मामला हो जाता है, क्योंकि कोई खुल के वैसे सामने नहीं आता है। एक्टिविटीज तो काफी होती हैं पर गुपचुप तरीके से बहुत सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, जहां से हेल्प ली जाए वहां से हेल्प ली जाती है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद का मतलब समझते हैं, ये तो हमें पता ही है वैसे। जब कोई एक समुदाय होता है जिसकी संख्या ज्यादा होती है, वो अपने मनमाने ढंग से, मनचाहे ढंग से शासन करने की बात करता है, और उसके लिए वह क्या करता है, अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत और इच्छाओं की अवहेलना करता है। यानी उसकी इच्छाएं, उसकी जरूरत और उसके मान सम्मान की कोई भी चिंता नहीं। भी आपको बताया गया 1956 में कानून बनाए गए थे। भाषा की अगर बात करें तो राजभाषा घोषित कर दिया गया था। कौन सी लैंग्वेज को? सिंगली लैंग्वेज को ही। इसके अलावा धर्म को संरक्षण दिया गया, बौद्ध धर्म को। नौकरी में बात की गई, वो भी किसकी बात करी? सिंगली लोगों की। ठीक है, मतलब हर जगह किसको प्राथमिकता दी गई? सिंगलियों को। तो इससे जो दूसरे लोग थे, तमिल लोग, उनके मन में कड़वाहट की स्थिति हो गई और वो नाराज हो गए इस चीज को देखकर, क्योंकि कहीं भी उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने इन सब चीजों को देखते हुए क्या डिसाइड किया कि हम एक पार्टी वगैरह कुछ एक ऐसी चीज बनाएंगे। तो आपको एक पार्टी का नाम याद रखना है। जब कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ने लगे तो 1980 के आसपास, 1980 के दशक में कह सकते हैं, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में क्या स्वतंत्र तमिल ईलम, ठीक है, इन्होंने कहा कि इस इलाके में स्वतंत्र तमिल ईलम पार्टी एक बनाई जाएगी और वो क्या करेगी, यहाँ पर रूल करेगी, या फिर एक संगठन हम बनाएंगे। ठीक है, एक तरीके से इन्होंने सरकार बनाने की बात की। किसने? तमिल्स ने। जब तमिल लोग परेशान हो गए तो इन्होंने उत्तर पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल ईलम पार्टी की बात करी। ठीक है, और इसकी कुछ डिमांड भी इन्होंने रखी, जो कि डिमांड क्या थी? यही थी कि राजभाषा जो उसको हटा दिया जाए, धर्म को, एक ही धर्म को तुम क्यों प्राथमिकता दे रहे हो, इन सब चीजों को लेकर बात होने लगी। काफी सारी डिमांड थी, शिक्षा वगैरह भी इसमें शामिल थे। तो ये सब चीज चल रही थी, गृह युद्ध चल ही रहा था। अब जो लोग झेल पाए ठीक है, काफी लोग मारे भी गए। कुछ लोग जो नहीं कर पाए कुछ भी, वो क्या चले गए, यहाँ से चले गए और दूसरी कंट्रीज में जाकर शरणार्थी बन गए। ठीक है, तो इससे हालत और खराब होनी थी। इसके अलावा पैसे नहीं थे लोगों के पास, तो रोजी रोटी की जो प्रॉब्लम थी वो भी उनको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रही थी। अब अगर हम बात करें तो वैसे कहा जाता है, ये डेटा भी बताता है कि जो श्रीलंका है उसकी आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है, या फिर आर्थिक विकास की जो पॉलिसीज है, वो सबसे ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अगर स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें तो वो हमेशा अच्छे रिकॉर्ड को ही दिखाता है। लेकिन अगर किसी राष्ट्र में, किसी देश में इस तरह की कंडीशंस हो जाए तो उस राष्ट्र का फिर आगे क्या होगा। तो इस तरीके से कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब वहां पर हो गई थी। तो हमने यहाँ पर दो चीजें देखी हैं। बेल्जियम को हमने पढ़ ही लिया है कि बेल्जियम में क्या क्या चीजें हुई थी। बेल्जियम में तो प्रॉब्लम हुई थी, बेल्जियम में प्रॉब्लम हुई थी भाषा को लेकर, जिसमें कि डच भाषा और फ्रेंच भाषा को लेकर लोगों में झगड़ा था। डच भाषा वाले लोग नाराज थे, लेकिन सरकार ने इनकी नाराजगी को समझा, एक अपनेपन वाली भाव लेकर आए। जैसे कि अगर किसी फैमिली में कोई एक हमारा रिलेटिव बोल रहा है, फिर कोई एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे तो कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, और दूसरा बच्चा बोल रहा है कि नहीं, कि मुझे कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको, उन दोनों को बैठाकर क्या बताना चाहिए कि नहीं, तुम इक्वल हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। तो जब तक एक बातचीत वाली बात नहीं होगी या फिर एक समझदारी वाली बात नहीं होगी, तब तक कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं निकलेगा। सेम चीज हुई बेल्जियम में। बेल्जियम में अपनेपन की भावना दिखाई सरकार ने, और सोचा कि चलो अगर सेपरेशन होगा तो होगा, पर फाइनली पूरा देश एक साथ तो रहेगा। और ऐसा क्या सेपरेशन रहा कि बिल्कुल ही अलग फेंकना पड़े। इससे अच्छा है कि उनको सत्ता में साझेदारी दे दी जाए, यानी कि अपनी जो उनको चाहिए, पॉलिटिकल राइट चाहिए, ठीक है, उनको ये फील हो कि हमारी भी कोई इंपॉर्टेंस है, तो ये इंपॉर्टेंस उनको दे दी जाए। तो जो डच भाषी लोग थे, डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, उनको काफी ज्यादा बराबरी का भाव दिखाया गया। तो इसलिए वहां की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। लेकिन अगर हम श्रीलंका की कंडीशन देखें तो वहां पर बहुसंख्यक जो वाद है उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम उनको झेलने को मिली। वैसे हुआ क्या था, बाद में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गई थी। ठीक है, तमिल इलम जो ग्रुप था, बाद में लेकर उसको काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सरकार ने क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ रास्ता निकाला? तो नहीं, वो इस चीज में सफल बिल्कुल भी नहीं हो सके। अगर ऐसे सफल, अगर उतना लेट जाकर कुछ सोचा तो क्या सोचा, तब तक तो सब कुछ खराब हो ही चुका था। ठीक है,
तो बेल्जियम की समझदारी हमने देख ली है। ब्रसेल्स जो सरकार है उसने काफी ज्यादा समझदारी दिखाई और बिल्कुल लोगों को अपने साथ वो ले आया, और इससे लोगों का विश्वास भी एक तरीके से सरकार के ऊपर बंधा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये जो सत्ता है भारत के एस्पेक्ट में भी देखेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि सत्ता की जो साझेदारी है ये आखिरकार जरूरी क्यों है। मेन क्वेश्चन तो यही है ना, ये जरूरी क्यों है, ऐसी क्या चीज है जिसके लिए सत्ता में साझेदारी की जरूरत है। तो ऑब्वियस सी बात है, निष्पक्षता दिखाने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ता है, कई बार बंटवारा करना ही ठीक रहता है। ठीक है, ताकि दोनों ही, पहली बात है बंटवारा, बंटवारा ठीक है, कब ठीक है, अगर इससे समूहों के बीच में टकराव कम हो। ठीक है, टकराव कम हो। अब लोगों को एक साथ रखो और वो रोज एक दूसरे के साथ सर फोड़ते रहे तो क्या फायदा है। ठीक है, फैमिली तो फिर भी नहीं बचेगी, घर तो फिर भी नहीं बचेगा, कंट्री तो फिर भी नहीं बचेगी। ठीक है, वो एक फैमिली की तरह कहाँ रह पाएंगे। लेकिन सबको अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है, लेकिन सब रह एक साथ ही रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सब है तो साथ में ही, लेकिन अपने तरीके से, अपने अपनी मान्यताओं के साथ, अपने ही विचारों के साथ वो एक साथ जी पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और सबका ही पार्टिसिपेशन हो गया। और एक मेन ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी कंट्री की जिसमें सब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इन सब ग्रुप्स को इसमें ले आओ, कोई बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है। सरकार का कोई भी झगड़ा नहीं रहेगा, लोगों का कोई झगड़ा नहीं रहेगा, लेकिन अपने आप को अप बताने वाली और दूसरे को डाउन डाउन बताने वाली जो फीलिंग है लोगों की, वो क्या करती है, कहीं ना कहीं इस रास्ते में अड़चन का काम करती है। तो ये सरकार का दायित्व है कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लोगों को समझाने का काम करता है। जब एक सरकार लोगों ने अपने हिसाब से चुन के बनाई है, तो क्योंकि लोगों ने उस सरकार को बनाया है, तो सरकार को भी उस बारे में सोचना चाहिए कि लोग क्या क्या चीज कर रहे हैं। अगर वो गलत चल रहे हैं तो उनको इस बारे में समझाना चाहिए और इस चीज को करने की जरूरत है। चलिए फिलहाल हम देख लेते हैं, बंटवारा ठीक है, यानी सत्ता में साझेदारी के लिए बंटवारा ठीक है अगर इससे टकराव की स्थिति कम होती है। इससे क्या आता है, राजनीति में इसके अलावा क्या आता है, इस चीज से स्थायित्व आता है। हमने क्या देखा है अभी तक, काफी सारे एस्पेक्ट में, अगर इंडिया के एस्पेक्ट में भी देखें तो सरकार बन ही नहीं पाती। जैसे कई बार क्या हमने शुरू से क्या पढ़ा है, गठबंधन की सरकार बनी, बहुत सारे ग्रुप्स आए और उनके आपस में नहीं बनी और फिर सरकार गिर गई। ठीक है, जब एक ऐसी पार्टी आई जिसके पास पूरे तरीके से राइट था तो वो अपनी सरकार ठीक तरीके से बना पाई, तो फिर क्या है, स्थायित्व आया, क्योंकि उस पार्टी ने लोगों की जो मन की बात है उसको समझा, मन की इच्छा को समझा और उसी हिसाब से फिर पॉलिसीज बनाई। तो क्या है, राजनीतिक स्थायित्वता आती है, यानी स्टेबिलिटी आती है, ठहराव आता है, और राजनीति में अगर ठहराव होगा तभी तो पॉलिसीज ठीक से काम कर पाएंगी। इसके अलावा बात करें तो जो बहुसंख्यक वाली चीज है उस चीज को कम करना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ बहुसंख्यक ही अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग पावर को पूरी तरीके से रखेंगे तो जो अल्पसंख्यक है उनकी पावर्स का क्या होगा और उनके जीने का क्या होगा, और उस तरीके से तो उनके जीने का कोई मतलब ही नहीं है अगर उनके पास कोई राइट ही नहीं है। इसके अलावा ये जो सत्ता का बंटवारा है ये और किस लिए चाहिए, ये चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ठीक से चलाने के लिए। ठीक है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको सही ढंग से चलाना है तो सत्ता में बंटवारा जरूरी है, और फिर उसी तरीके से लोग फिर ठीक तरीके से काम कर पाएंगे। और सत्ता की जो साझेदारी है इसको ही लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है, यानी अगर सच्चा लोकतंत्र होगा तो उसमें सत्ता में सभी की आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र की आत्मा अगर वर्ड आ जाए तो बिना सोचे समझे सत्ता की साझेदारी वहां पर टिक कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शासन व्यवस्था ठीक तरीके से चल पाती है किसी भी कंट्री की जब सभी का जो हित है वो पूरा हो जाएगा, तो कोई लड़ने के लिए सामने ही नहीं आएगा।
अगर सभी के हितों को पूरा कर पाओगे तो लड़ने वाली सिचुएशन बनेगी नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सभी के हित को पूरा करेंगे तो इस तरीके से गलत चीज भी कर सकता है, नहीं तो कानून किस लिए है ना। और इसके जो अंग हैं, सरकार के जो अंग हैं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये भी तो कुछ काम करेंगे ना बैठकर, तो गलत कैसे हो जाएगा। तो सब अगर अपनी जगह स्ट्रिक्ट रहें तो फिर स्ट्रिक्ट तरीके से काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, भारत के एस्पेक्ट में देखें तो भारत में सत्ता की साझेदारी को दिखाने के लिए मताधिकार है। यहाँ पर सभी को राइट टू वोट दिया गया है। ठीक है, और ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है वोट देने में कि गर्ल्स वोट नहीं दे सकती है, कोई पर्टिकुलर क्लास, कास्ट, रिलीजन को लेकर ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है, क्योंकि भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है जब किसी एक धर्म की वकालत नहीं करना और सभी धर्मों को मानने के लिए पूरी इजाजत देना। ठीक है, नेक्स्ट है स्वराज, यानी स्वराज की बात भी जो भारत में है वो की गई है। सत्ता की साझेदारी, स्वराज के हिसाब से यहाँ पर संघवाद की बात भी देखने को मिली है, यानी जो बंटवारा है वो सभी के बीच में है, सभी अंगों के बीच में है। ठीक है, और अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र सरकार है, यहाँ पर राज्य सरकार है, और इसके अलावा थर्ड लेवल पे सरकार है, पंचायती राज सरकार। तो सत्ता में साझेदारी के इन तीनों ही लेवल पे सभी लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, हर तरीके का, हर क्लास, हर ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है। फिर राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच में हो, यानी नागरिकों का इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर। सभी नागरिकों को ऐसा लगना चाहिए कि हमारी भी कोई इम्पोर्टेंस है और हमें भी कुछ समझा जा रहा है, तभी तो राइट टू वोट मिला है भाई, इम्पोर्टेंस है तभी तो। हम यहाँ पर देखेंगे सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। अभी हमने बात की कि भारत में किस तरीके से चीजें हुई हैं, तो इसी एस्पेक्ट में और आगे देखते हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी देश में पार्टिसिपेट करने के लिए ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। अब ये ऊर्ध्वाधर वितरण किस तरीके से होता है, इसमें क्या होता है, जो सरकार है यानी जो गवर्नमेंट है उसने अलग अलग लेवल पे सरकार बनाई हुई है। ठीक है, यानी पार्टिसिपेशन इस तरीके से किया हुआ है, सत्ता का बंटवारा इस तरीके से किया हुआ है कि हर लेवल पे लोगों को क्या मिले, पावर मिल जाए, और किसी जो पावर है वो किसी एक के हाथ में केंद्रित ना हो। जैसे कि हम बात करेंगे केंद्र सरकार, इसको केंद्रीय सरकार भी कहते हैं, और ये एक तरीके से पूरे देश को चलाने की सरकार होती है। इसके बाद प्रांतीय सरकार या फिर क्षेत्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार भी इसको कह सकते हैं, और ये पर्टिकुलर राज्य के लिए होती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसको जाना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, राज्य सरकार, इनके पास अपने खुद के अधिकार होते हैं, राज्य के पास अपनी सरकार को लेकर कुछ अधिकार होते हैं, जिस वजह से ये केंद्र के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसके पास अपने अधिकार है, केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं, प्रांतीय सरकारों को भी कुछ शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा एक और लेवल होता है इससे नीचे, मतलब कह सकते हैं कि उच्चतम लेवल से लेकर निम्नतम लेवल तक क्या होता है, शक्ति का बंटवारा होता है ये। और थर्ड लेवल अगर हम देखें तो ये आपका स्थानीय लेवल, ठीक है, स्थानीय सरकार, जिसको हम एक तरीके से पंचायती सरकार भी कह सकते हैं, या फिर जो आपकी नगर पालिका होती है, नगर निगम सरकार होती है, इनको भी कहा जा सकता है। क्योंकि अब क्या है, शक्तियों का बंटवारा हर लेवल पर कर दिया गया है। केंद्र के पास अपनी खुद की पावर है, प्रांत के पास भी कुछ शक्तियां हैं, और स्थानीय लेवल पर भी लोकल गवर्नमेंट जो है उनके पास भी कुछ पावर है, और इन पावर के हिसाब से ये अपने स्वतंत्र तरीके से काम कर सकते हैं, स्वतंत्र तरीके से चीज कर सकते हैं। और इसमें हर लेवल में जो नागरिकों का पार्टिसिपेशन है या फिर हर एक ग्रुप का पार्टिसिपेशन है, उनके लिए भी चीजें इन्वॉल्व की गई हैं। ठीक है, तो ये था शक्ति का बंटवारा ऊर्ध्वाधर तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सत्ता का क्षैतिज वितरण। इस वितरण में क्या है, सरकार जो है उसके विभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, सरकार के विभिन्न अंग हैं, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं चीजें तो हम। तो न्यायपालिका क्या काम है, न्याय लागू करना, जैसे कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम हाई कोर्ट की बात कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ सेशन कोर्ट्स भी होते हैं, मतलब लोकल लेवल पर भी कोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, न्यायपालिका है।
विधायिका है, ये क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। और इसमें मेन अगर पूरे देश के लिए कानून बनाने की बात करें तो पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है, संसद, देश की संसद। इसके अलावा संसद के अलावा विधान सभा होती है, विधान परिषद होती है। ये कहाँ होती है, ये होती है स्टेट लेवल पे। कहाँ पर, स्टेट लेवल पर, यानी राज्य लेवल पर। तो ये चीज समझ में आ रही है आपको। विधायिका यानी कानून बनाया जाता है पूरे देश के लिए, यानी केंद्र में लागू होने वाली संसद जो है वो बनाती है कानून। और ये विधान परिषद यानी विधानसभा, ये राज्य में बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो अलग अलग केंद्र और राज्यों में बांट दिया गया है। इसके अलावा कार्यपालिका, ये सभी वो लोग होते हैं जो कि निगरानी रखते हैं या फिर इन कानूनों को लागू करने का काम करते हैं। राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, और इस तरीके की अन्य पोस्ट भी हम बोल सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण, यानी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पावर का। कैसे कि कार्यपालिका के पास अपनी अलग पावर है, न्यायपालिका के पास अपनी अलग पावर है, विधायिका के पास अपनी अलग पावर है, और ये अपनी अपनी पावर का अपने अपने जगह पर यूज करते रहेंगे। और एक तरीके से निरंकुश भी नहीं बनने से रोका, मतलब निरंकुश पावर होने से रोका जा सकता है। इसमें किसी एक के हाथ में पावर नहीं है। कार्यपालिका है जो अपना क्षेत्र में काम करेगी, और वो या कह सकते हैं कि वो उत्तरदायी होती है किसके प्रति, ये उत्तरदायी होती है संसद के प्रति। ठीक है, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति। ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी करे जा रही है, और अगर कोई गलत चीज हो रही है, कोई कानून ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, या फिर लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, फिर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या है, कोर्ट वगैरह है, न्यायपालिका, ये सबके ऊपर कंट्रोल रखने का काम करती है, यानी इस एक तरीके से निगरानी करने का काम करती है। और जो भी कोई इनको दिख जाता है कोई भी गलत चीज करते हुए, तो उसको दंड देने का काम भी यहीं पर ही होता है। तो ये हो गया उर्ध्व क्षैतिज वितरण। ठीक है, इस तरीके का वितरण होता है क्षैतिज वितरण। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से जब शक्ति का एक तरीके से ये एक दूसरे के प्रति क्या है, उत्तरदायी भी है, यानी बिल्कुल भी फ्री होके काम नहीं कर सकते, और ना ही कोई ज्यादा बाउंडेशन होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। ठीक है, कि नियंत्रण भी रखा हुआ है और पूरी तरीके से संतुलन भी है। ऐसा भी नहीं है कि पावर एक ही हाथ में है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फ्री होके काम कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से यह है क्षैतिज वितरण सरकार का। तो इस शक्तियों का बंटवारा इस तरीके से कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामुदायिक सरकार। अभी सरकार का हर कंट्री में अलग अलग रोल हो सकता है। अगर हम इंडिया के एस्पेक्ट की बात करें तो हमारे देश में अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग समूह हैं। ठीक है, जो धार्मिक आधार भी जिनका बहुत अलग है। तो इस आधार पर पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो पार्टिसिपेशन के लिए इनको हर जगह इन्वॉल्वमेंट दिया जाता है। जैसे कि कुछ कमजोर वर्ग हमने डिसाइड किए हैं, उन कमजोर वर्गों को भी आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अलग अलग तरीके से, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, हर कैटेगरी में इस वक्त आरक्षण है। तो हर कैटेगरी में आरक्षित जो समुदाय हैं, जो कमजोर हैं आर्थिक रूप से, उनको आरक्षण दिया गया है। और इस तरीके से जो महिलाएं हैं उनका भी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया गया है, यानी वो भी अब पार्टिसिपेट करेंगी सत्ता में। एक पर्टिकुलर नंबर उनका रख दिया गया है हर जगह, चाहे वो सरकार का कोई भी अंग हो, ये सब ग्रुप उसमें शामिल होंगे ही। तो इस तरीके से कोई एक ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि बच जाए। ठीक है, यानी कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो रह जाए, जो पार्टिसिपेट ना कर पाए। तो सभी को हमने अपने एक साथ लेकर चले हैं, सभी को साथ लेकर चले हैं। तो ये वाली चीज है, चाहे किसी भी तरीके से इन्वॉल्व किया हो, लेकिन किसी भी ग्रुप को हमने ऐसा नहीं छोड़ा कि वो अपने आप को बिल्कुल दूसरों से अलग समझे। तो इसी को कहते हैं सामुदायिक सरकार। ठीक है, इसमें अल्पसंख्यकों की भी बात की गई है ताकि सब सत्ता में क्या कर सके, भागीदारी कर सके। और कानूनी तरीके से इनका इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया है, संविधान में लिख दिया गया है कि किसको क्या पद, किसका कितना आरक्षण है, ये सब चीजें हैं, ताकि कोई भी इसको पूरी तरीके से नकार ना सके। ठीक है, एक और ग्रुप की बात करेंगे, वो है दबाव समूह। दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप,
इसके अलावा बात कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, यानी और भी तो पार्टी होती है ना, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनके बारे में। तो दबाव समूह एक ऐसे ग्रुप होते हैं जो एक पर्टिकुलर हित के लिए, अपने हित के लिए एक अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सरकार में या फिर इलेक्शंस वगैरह में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसी जो है होती है उनको डिसाइड करने में जरूर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी सरकार अगर कोई गलत पॉलिसी बना रही है और इनके हित के अगेंस्ट है, जैसे कि बहुत सारे मजदूर ग्रुप हो सकते हैं, व्यापारिक ग्रुप हो सकते हैं, किसानों के ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है, किसी के भी ग्रुप हो सकते हैं। अगर इनके हित के अगेंस्ट कोई कानून बनता है तो ये उसका प्रोटेस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं। और इंडिया में तो बहुत सारे इसके एक एग्जाम्पल हैं। तो ये सब चीजें क्या पेश करता है? एक लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे सभी को अधिकार दिए गए हैं, सभी को कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन करने के लिए राइट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा पार्टी जो है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एक पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, सपोज एक पार्टी बनी, एक सरकार बनी किसी देश पर, उसने अच्छा काम नहीं किया, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उस पार्टी को चेंज कर दें, उसकी जगह पर दूसरी पार्टी को ले आए। क्योंकि हर पार्टी के अपने अलग अलग ही विचारधारा होती है, अलग अलग उनके उद्देश्य होते हैं काम करने के, अलग अलग एजेंडा के साथ वो आते हैं। तो यही वाली चीज है, और इससे प्रतिस्पर्धा भी बनी रहती है, यानी कंपटीशन भी बना रहता है। अगर एक ही पार्टी आती रहेगी तो क्या होगा? कंपटीशन खत्म हो जाएगा और उस पार्टी का ही प्रभुत्व बन जाएगा। तो अगर एक पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, अच्छा काम नहीं करती, तो उसको अगली बार चेंज किया जा सकता है। तो ये जो दबाव ग्रुप है ये सरकार के सीधे सीधे पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब हम बात कर रहे हैं सत्ता में साझेदारी की। तो दबाव ग्रुप भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? प्रेशर ग्रुप से ये भी कर रहे हैं साझेदारी सत्ता में, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। इसके अलावा पार्टीज जो होती हैं वो तो डायरेक्ट तरीके से करती ही हैं। तो ये क्या होते हैं? सब संगठित समूह होते हैं जो अपने अपने हित के हिसाब से अपने अपने समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और फिर सरकार के लिए क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, अगर इनको कहीं पर प्रॉब्लम नजर आती है तो इस इन सब चीजों से पता चलता है कि सरकार ने, या फिर कह सकते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने हर किसी को साथ लेके चलने की बात की है और सभी ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट सत्ता में रखा है। तो सत्ता में साझेदारी सभी की है, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की क्लास और टॉपिक हो गए यहाँ पर फिनिश। नेक्स्ट मिलते हैं अपनी अगली क्लास में टॉपिक नंबर 2 के साथ। तो जल्दी से कर लीजिए पढ़ाई, ठीक है। मैं बना लेती हूँ नेक्स्ट अपनी क्लास। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।